सीएमओ महोदय, जोरदार तालियों से एक बार में आपका स्वागत अभिनंदन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच सर। और हमारे कार्यक्रम के सीनियर डॉक्टर्स और तमाम जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं, मैं सभी का भानु हॉस्पिटल की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पे प्रेस बंधु भी जुड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से। आपका भी हम जो है वो स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हमारी सरस्वती माँ के चरणों में वंदना से की जाती है। सरस्वती माँ के सानिध्य में जो है वो दीप प्रज्वलन करके की जाती है। तो इसी के लिए, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं चाहूँगी कि डॉक्टर वाइकिंग भानु जी, आप हमारे सीएमओ सर और हमारे सीनियर डॉक्टर्स को, हमारे स्पेशल गेस्ट्स को जो है वो मंच पर लेकर आएँ और दीप प्रज्वलन से आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच सीएमओ साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जो है वो होने जा रहा है। माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि इसी तरह से विद्या का अथाह सागर वो हम सब की बरसाते रहें और आग्रह करते हैं कि आप आगे आएँ और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे जीवन में जो है विद्या का प्रकाश इस दीप की तरह ही जो है वो उज्जवल रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और एक छाया चित्र के लिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो आगे आएँ। और इसी के साथ ही अब हम अपने कार्यक्रम का जो है वो विधिवत शुभारंभ कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय और सभी स्पेशल गेस्ट का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष भानु हॉस्पिटल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देने जा रही हूँ। यूँ तो भानु हॉस्पिटल जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं सूत्रधार हूँ आज के शाम की आपके सीएमए मीट की। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपके सामने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो भानु हॉस्पिटल का रखूँ। भानु हॉस्पिटल शुरुआत 2013 में एक आई क्लिनिक के रूप में हुई। जी हाँ, आई क्लिनिक के रूप में इसकी शुरुआत जो है वो 2013 में हुई। डॉक्टर कुसुम भानु जी ने 5 साल तक नौसेना में अपनी सेवाएं देने के बाद ये क्लिनिक शुरू किया। इसके बाद 13 साल तक भारतीय नौसेना को सर्व करने के बाद हमारे डॉक्टर वाइकिंग भानु जी ने इसे ज्वाइन किया। महानगरों की वो ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर अपनी जन्मभूमि को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया और इन्होंने 2015 में भानु हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया। इसके बाद की अगर हम बात करें तो भानु हॉस्पिटल में रोज़ाना जो है वो सैकड़ों से हज़ारों सर्जरियाँ की गई हैं। पर स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर कुसुम भानु जी पायनियर इन टॉपिकल कैटरैक्ट सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया, इन टॉरिक IOL, इन मल्टीफोकल IOL। डॉक्टर वाइकिंग भानु जी की बात करें, डे केयर लेप्रोस्कोपी एंड एडवांस्ड लेप्रोस्कोपी,
गायनी लेप्रोस्कोपी एंड पेनलेस डिलीवरीज और पायनियर इन FUE हेयर ट्रांसप्लांट। जी हाँ, और इसी तरीके से जो है ये टीम आगे बढ़ती गई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भानु हॉस्पिटल आप लोगों के समक्ष है। तो एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूँगी कि पूरी टीम के लिए यहाँ पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस CMA में मैं एक बहुत ही कॉमन वर्ड्स में आपके साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, एक सूत्रधार हूँ। वर्तमान के समय में अगर हम आज देखें तो डॉक्टर और अस्पतालों को लेकर आम जनमानस में क्या सोच रहती है? कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक। जी हाँ, सोशल मीडिया के इस ज़माने में बिना किसी जांच, बिना किसी परख के पकी पकाई बहुत सारी स्टोरीज अपलोड की जाती हैं, जिन्हें ना जांचा जाता है और ना परखा जाता है, और फिर एक सेम धारणा बना ली जाती है। मैं कहूँ कि एक सामान्य धारणा सभी डॉक्टर्स के लिए बना ली जाती है। आम भाषा में कहें तो एक ही तराजू में सबको तोला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी धारणा को, इसी छवि को सुधारने के लिए हमारे पास एक अवसर है, जिसे नाम दिया गया है आयुष हिमकेयर योजना के रूप में। जी हाँ, यही मौका है साबित करने का हम तमाम डॉक्टर्स के पास कि हम मरीजों के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ सजग हैं। इस नेक पेशे ने हजारों सैकड़ों वर्ष से जो है वो मुफ्त शिविरों का आयोजन भी किया है। जी हाँ, पर अब समय है कि फेलो डॉक्टर्स को, सहज चिकित्सकों को आयुष्मान हिमकेयर जैसी योजनाओं से अवगत कराया जाए। इसका मुख्य मोटिव, आज बहुत सारी चर्चा परिचर्चा यहाँ पर होगी, जिसमें मुख्य चर्चा अगर मैं आपके सामने कहूँ तो वो हिमकेयर आयुष्मान के ऊपर होगी। जी हाँ, तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी फर्स्ट स्पीकर को मंच पर आमंत्रित करने से पहले छोटी सी बात कहना चाहूँगी। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्द भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, और इसीलिए एक छोटी सी कोशिश है कि हमारे जो पहली प्रवक्ता यहाँ पर आएंगे उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो हमने जो है वो प्रिपेयर किया है। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से आग्रह करती हूँ कि ये इंट्रोडक्शन इस वीडियो के माध्यम से जो है यहाँ सभी के सामने रखा जाए। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? जिंदगी को देश और समाज के लिए समर्पित करने का जज्बा लिए डॉक्टर वाइकिंग भानु ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से MBBS की डिग्री प्राप्त कर भारतीय नौसेना में जाने का फैसला किया। यहाँ पर बतौर डॉक्टर कार्यरत रहते हुए इन्होंने भारतीय सेना के चिकित्सा कोर के सर्वाधिक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज AFMC पूना से शल्य चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर बने, जिसके लिए इन्हें भारत के तत्काल राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी भानु अपने उद्देश्य को नहीं भूले और महानगरों की आरामदायक जिंदगी को त्याग कर आगे की जिंदगी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी जनमानस की सेवा में लगाने का निर्णय लिया और आज हिमालय के निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर भानु को दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करने में विशिष्ट महारत प्राप्त है और इस विधि द्वारा जटिल से जटिल ऑपरेशन करने में उनकी सक्षमता के कारण असंख्य मरीजों को इलाज के लिए महानगरों की ओर रुख करने से राहत मिली है। Can we have a big hand for Dr. Viking Bhanu ji? CMO sir, senior doctors, my colleagues,
and my fellow doctors. I am feeling very happy standing here talking in front of you on a topic that is being discussed by every person and every doctor, but the confusion is that nobody knows what is actually happening in HIMCare and Ayushman. People feel it's a policy of the government that is being done only in the government hospitals. So I'll shed some light over it, that this policy is made for all the hospitals present in India, be it private hospital or a government hospital. Let it be an interactive session. I would like everybody to concentrate, and with request of Simo sir, if anybody would ask any question in between, you are please free to ask me. Thank you. Greetings from Bhanu Hospital, Kalali. That's a hospital at Kalali. The building is completed and it has been now empaneled with HP government, and HIMCare and Ayushman facilities are running in it for the last 3 months. So what are health card services? An affordable healthcare system for the patients in a private hospital setup. Well, let us say a very affordable healthcare system for the patients in a private setup. That means it's virtually free. Now I'll tell you how it is free. Now what is a health card? It's a type of insurance scheme by the government, provides healthcare insurance up to 5 lakh rupees that you all must be hearing in the TV and media. Almost every illness is covered under this scheme, but it has a fixed amount allocated for each defined treatment. And the patients comes to us and say कि डॉक्टर साहब मेरे पित्त के थैले का ऑपरेशन करा दो तो 5 लाख रुपए हैं, उसमें से जितना चाहे निकाल लो. तो it is not like that. It has a fixed sum for every procedure. And it's a cashless health insurance scheme, but it has a premium. It is free for the BPL people, and I'll tell you whom all are free for it, in a small amount depending on the person's status. The health cards are of 2 types, Ayushman Bharat Health Card and HIMCare Health Card. This is how an Ayushman Bharat Health Card looks like. Most of you must have seen it, but may not have noticed what is it. You can see how it looks like. Please have a good look at it. It is a very important thing a poor person has with him. This is how HIMCare Health Card looks like, sponsored by Himachal government. I tell you the differences between them. Now if we compare both of them, you can see some differences. The differences are, there is no picture on a HIMCare card, no picture of the family member, no barcode or a QR code, no biometrics required. All these are required in an Ayushman Bharat card. But this HIMCare card has an expiry date. It is a very important thing. I'll go back. You can see the expiry date, policy period from 21st December 2020 to 20th December 2021. Patients have this card, but unfortunately they get expired, and when they need treatment, they cannot avail this facility. And the government opens the portals sometimes. It's not like that you can make them any time of the year. The health packages given in the both schemes are exactly the same. The difference is Ayushman Bharat is a central government scheme and HIMCare is a Himachal government scheme. The illness is covered. It covers all the 23 specialties of medicine in it. 1,578 illnesses are covered. There is a special package called unspecified surgical package, in which if these are not listed in the above 1,578, you can ask for the clearances, and this comes within no time. In Ayushman Bharat, it takes less than 24 hours. In HIMCare, it generally takes 2 to 3 days. The reason I don't know, but this is what happens. But clearances come in both cases. There are 92 diagnostic procedures, including MRI, CT scan, pulmonary function tests, cystoscopies, etc. And unfortunately, ultrasound is not included. The most common investigation everybody wants is not included in it. So what all is provided in a health card? This is admission in the general ward only. Operation or the procedure within it, the IPD medicines and the consumables. जो दवाई अंदर लगती है उसका खर्चा भी पूरा मिलता है इसमें. The food of the patient till his IPD stay, and the discharge medicines related to the surgery primarily itself, not the comorbidities medicines. So what all are excluded? OPD consultant charges are excluded. The patient has to pay for it. Investigations done on OPD basis are excluded, that the patient has to pay, and medications taken on OPD basis are also not included in it.
Now, if we have an example of a laparoscopic cholecystectomy in a paid patient in Kullu, the patient comes to OPD, gives OPD consultation maybe 2-3 times, pre-op workup including ultrasound, he has to pay for it, and the IPD charges in total. That may depend from 30,000 to 45 to 60,000 depending on the hospital which he is going to. So the health card, the benefits in health card, OPD consultation is paid, pre-op workup is paid, but the biggest thing, the IPD charges in total in a general ward is nil. And this includes routine to a worst gallbladder including IPD medicines and consumables. A routine gallbladder laparoscopically takes around 10 to 15 minutes for us, and a worst gallbladder may take as long as 1.5 hours of surgery time. But in both cases, we get the same amount for it. Benefits in undergoing laparoscopic cholecystectomy under a health card. IPD charges in total in general ward is cashless. Patient walks in and walks out without paying anything, and he even gets food from our hospital. There's minimal waiting time for surgery, no long queues for surgery, because obviously private hospitals are not that busy like government hospitals. Basically, the government is trying to offload the overwhelming waiting period and the rush in the government hospitals. State-of-the-art general ward stay. Benefits of fast-track surgery. Fast-track surgery is discharged within 48 hours. Daycare laparoscopy benefits are also there. If the patient gets admitted early in the morning, the patient gets discharged within 24 hours. And obviously early return to work. This is how our general ward looks like. And patients are very happy lying down in a general ward. The most important thing is they are not paying anything for it. It is a direct saving of around 35 to 40,000 rupees. This is our, on the right side, this is how our laparoscopy is done in our setup. And this is the eye surgery going on. So the surgeries we perform under health card are at Bhanu Hospital. Lots of laparoscopic surgery, cholecystectomy, appendectomy, even appendicular perforation surgeries, hernia surgeries, duodenal perforations, gastrojejnostomies, feeding jejnostomies, mesenteric cyst surgery, and even hydrated liver surgeries. And hydrated liver surgery, a very easy procedure, should be done laparoscopically. I would like the future surgeons and the present surgeons to look for it, because a hydrated surgery is a very comorbid condition for the patient, but laparoscopically it treats like magic. The other surgeries includes hemorrhoids, thyroids, MRM, and variety of surgeries. We are also doing endourology. In this we are doing PCNL, URSL, DGS stenting, cystoscopies, and TURP for prostate, orchidopexy. Nephrectomy I've colored differently because we are not doing nephrectomy, though it is covered under health card, because the general people think that kidney निकाल दी थी, डॉक्टर साहब तो kidney निकाल देते हैं, they have no idea that kidney is non-functioning. The thing goes in public is वो तो kidney निकाल के बेच देते हैं. So you must have heard about this. This is a very common notion. We are doing gynecological surgery also. Total laparoscopic hysterectomy is the commonest gynecological surgery. It has lots of advantages. The salpingo-oophorectomies, hysteroscopies, endometriosis, ectopic pregnancy surgeries, all are covered under health card. The thing given in red, laparoscopic myomectomy, a very nice, easy surgery and very satisfying surgery for a surgeon and the patient, quick recovery in 1 or 2 days, is presently not under health card. The health card is slowly adding surgeries. Presently this is not there, only abdominal myomectomy is there. We are not doing the abdominal myomectomy because we can't, in the set prices, we can't keep the patient actually for 10 to 15 days in a hospital. And it is also not good for the patient if she undergoes some big incision in the abdomen for a uterus. Caesarean section has been recently added for a private setup. Earlier it was not there. Hysterectomies, vaginoplasties and other procedures are also there. Now, how does an Ayushman Bharat card can be made? Just go to the nearest Lokmitra Kendra. Please let the patient coming to you. Tell them that go to the nearest Lokmitra Kendra. The eligibility criteria are all the underprivileged people, and it is free. There is no premium. It is, and it doesn't have a expiry date. It will be there till eternity or till the government stops it. How an HimCare card is made? A HimCare card is a bit different. The station is again nearest Lokmitra Kendra. The eligibility is free for PPL families. 365 rupees a year for a family for these 5-6
types of persons with disabilities, 70-year-old plus all are eligible, Anganwadi workers, midday meal workers, temporary contractual workers and ASHA workers. And for every other person except government servants, it is 1,000 rupees per year for the whole family. In 1,000 rupees you can get your whole family enrolled for 1 year, and nothing can be cheaper than this type of insurance. If we compare the surgeries in private setup versus the Himcare health card, with Kipatri, normally it costs 40 to 50,000. You must be knowing laparoscopic surgery, and it is Nishulk, free. Actually, it is not free. It is a government-aided thing, but people like listening to word free. Actually, it is a government-aided thing. We are not. Nothing is free in this world. These are interesting slides. Healthcare packages rates. What the government gives us in lieu of these surgeries. Laparoscopic cholecystectomy, 22,800 only. Most of you will be thinking, how can somebody get operated and somebody do operations in such less rates? Whereas most of the hospitals are charging 40 to 50,000, sometimes 60, sometimes it goes to 70,000, depending on the comorbidities and the type of surgery like empyema, gallbladder and all. But in this we get fixed 22,800 rupees for a maximum length of 5 days stay, and including the food of the patient. The appendix, only 11,000 rupees, and the other surgeries you must be seeing, they are well below the cholecystectomy rates. In the endourology, PCNL is nicely paid, 35,000 rupees, though a private setup takes around 45 to 60,000, we charge that much, but in health card, we get 35,000 rupees. TURP 28,500, and other procedures are very, very less. Laparoscopic hysterectomy, Chandigarh it costs around 1.25 to 1.5 lakhs, and what we get is 20,000 rupees. Looks a very petty amount. Vaginal hysterectomy 20,000, and if you come down, the endometriosis surgery and the gynecologist nightmare, they give us only 11,200 rupees to be done laparoscopically. But we are happy with it. I'll tell you why. Abdominal myomectomy, they give 20,000, but we are not doing it because it is not good for a patient. Normal delivery is not available on health card. We would love to do normal deliveries. We have written letters to it. Lots of the hospitals have written letters to it, but it is presently not available on health card. They have just started cesarean section under health cards. And laparoscopic myomectomy, as I told, it is not available on a health card. Coming to eye surgeries, cataract, phaco for cataract, all types. Hard, supra hard, Dr. Kusum will be telling, there is a variety of cataract surgeries. The money which we get is 7,000 rupees for it. SICS, the normal chote chire wala operation, we get 5,000 rupees for it. And ptosis, pterygium, ectropion, lid tumor, squint correction, DCR, the rates are actually quite less. If you go to a private setup, a DCR will cost you around 35 to 65,000 rupees. That's done under local or general anesthesia. YAG laser only 1,500 rupees, and enucleation, obviously not much patients out there of enucleation. If anybody would like to ask any question. By government, how you compensate your this cost in a private hospital? I think it is less. So you can represent all these private hospitals again for the CMO and to the government to increase the rates. Otherwise, it will not be possible for you to do. When you are doing, how much patients you attend? For this health card patients. Sir, our 30% of rush is health card patients for last 3 months, sir. And we are doing it in this cases, in this rates only, sir. It will be difficult for you. It is actually, it to was manage difficult. the things. Sir, it was difficult. First thing is, keep aside the cost. The money used to come after 3 or 4 months, sir. Okay. Now, sir, government is improving, sir. Everybody is improving. The government is improving. Now they are paying it within 15 days, and they have come up with a policy. If the money doesn't come within 15 days, they'll pay interest on it. I don't know what will be the interest. That is right, but you can represent your case for increasing the Sir, charges. actually,
almost every hospital in India has given a representation. A letter last month came from the government of India. They asked us ideas and if you want some rate hikes. So they agreed on 25% hike on this 20,000 rupees. That is like 25,000 rupees for a laparoscopic hysterectomy. And sir, coming to your first question, how do we afford a surgery in 20,000 rupees? That's a very interesting question. Any private hospitals must also be thinking about it and how we are doing in this. So we are actually, our hospital is capable of doing, presently we are doing around 50 surgeries, routine surgeries, 50 plus surgeries in a month. Our hospital is capable of doing around 300 to 400 surgeries in a month. Like I told, a gallbladder takes maximum of 35 minutes GA in and out. And a difficult gallbladder takes 1 hour in and out, sir. Total laparoscopy hysterectomy is a 45-minute surgery. So otherwise hysterectomies take lots of time. Laparoscopy, it is very easy, sir. A very nice procedure, sir. And good for the patient also. We are planning to increase the volume. We are trying to offload the government hospital because government hospital there is 1 or 2 gynecologists and she's delivery देखेगी, cesarean देखेगी, post op. बुरे हाल हैं. Doctor. I can see the gynecologist. Our plan is, sir, like we have a. If I give an example of Kullu Manali, we have a Volvo bus. The kharcha of that bus is same, so it will consume that much diesel, a conductor, a driver, everything. We don't want that bus to take 5 passengers to Delhi. So we decrease the cost. Cost is decreased by half. We want that Volvo be running full, sir. Because everything we pay. We pay the taxes, we pay everything, but that Volvo has capacity of 30 more people. So we want to add those 30 more people in that Volvo. And we give the same quality of surgery to them, sir. The surgical quality is not compromised in it. They get a laparoscopy, discharge within 2 days or 1 day as they and early return to work, sir. And I'll come in my next slide, sir. We are also planning to teach laparoscopic surgery to the doctors and residents of Himachal Pradesh, sir. Presently, 2 doctors have left after learning from here. They are practicing. They have an excellent practice in Panipat and Kangra, sir. So I somehow believe to teach, sir. FMCs निकला हूँ सर, वहाँ पे सिखाने का बड़ा शौक होता था सर. And I love teaching, sir. I am not finding students. So by this means, I'll try to, sir, find some. Dr. Annu, sir. Dr. Annu ने हाथ खड़ा कर लिया, sir. Thank you, sir. Does that answer your question, sir? Thank you so much, sir. और any other questions, please? इसी से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. जैसे आप इंटरेक्शन जो है डायरेक्ट कर सकते हैं. किसी भी तरह का डाउट अगर आप है तो सर से बात कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? नो? आई गेस सर ओपन इंटरेक्शन में लोग सामने आएंगे तो यू कैन कंटिन्यू. You must be. Does anybody know this person? सर माइक्रोफोन ले लीजिए सर प्लीज. सर वो माइक. यस सर. पेशेंट का अपना और कितना खर्च होता है सर? और कुछ भी नहीं होता सर. जैसे रूम का सर कुछ नहीं सर. पानी, बिजली, रूम, दवाई, कंज्यूमेबल, ड्रेन, सूचर्स, खाना सर. पेशेंट का 3 टाइम का खाना भी इसी में इंक्लूडेड है सर. पेशेंट जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड. सर स्पेशल वार्ड इसमें सर अभी लास्ट मंथ द गवर्नमेंट हैज एडेड इट. स्पेशल वार्ड लेना है कि यू कैन टॉप इट अप सर. एंड सम पेशेंट्स पे सर. अभी एक बहुत ही रईस पेशेंट आया था हमारे पास. ही पेड 35,000. ही stayed in a premium room, sir. That cost 7,500 rupees, sir, for a day. He stayed for 5 days over there, sir. So patients have, sir, like HIMCare card. Anybody can make. Give 1,000 rupees and you have a HIMCare card for 1 year for a whole family of 5, sir. Sir. He's manager of Manikand Sahib Gurdwara, one of the richest person. And this is the color of the dress we gave for a HIMCare patient. Other patients का थोड़ा dashing सा dress होता है, OT dress. And he came with an Ayushman Bharat card that is not valid in Punjab these days. He came here, he got operated, he's gone back, and after that he's sending those motorcycle वालों to us. यार इनका operation कराना है डॉक्टर साहब, हो सकता है क्या? 3 days they'll stay here and then they'll go back to the Gurdwara, sir, for a week operation. Thank you, sir. जोरदार तालियां मैं चाहूंगी इस नाइस. Hello. Is this Ayushman Bharat called Smart Card?
smart card or like BPL card? No, ma'am, it's not a smart card. Smart card is basically a card having a chip. It's not a smart card. It's a card that has a barcode and a QR code over it. And we scan it. We have a biometric system over it, and patient is identified by that way only. Else the photograph is not that good. Anybody can come with anybody's this Ayushman Bharat card. We have the biometrics for it. Is it called BPL card? No, a BPL card is a different thing. That's a separate policy at all. A BPL person can get his Ayushman Bharat card made, but he requires an Ayushman Bharat card. And the one more best thing is Ayushman Bharat card can be made by the empaneled hospital also. So we are also making it, but we generally avoid making it because verification of the person is very difficult actually. Anybody can come up being BPL and we'll then get stuck, sir. So we prefer these cards are made by government agencies, Lok Mitra Kendras only. Thank you. Thank you so much, Bharat ma'am. card, it is valid all over India or in Ayushman Bharat card, it is valid all over India or in Himachal only? Sir, Ayushman Bharat card is valid all over India. बीच में JNK का there was some problem. Otherwise, it's by the central government only, sir. Liquor card, sir. It is valid everywhere. Which I don't have. कोई और सवाल? जी, आप कोई और सवाल करना चाहते हैं तो उसका भी जवाब आपको जो है वो मिल जाएगा. Any other questions? No? I guess sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. और एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर वैकिंग भानु जी के लिए. It was a really nice presentation and impressive at the same time. और जी हाँ, आयुष्मान और हिमकेयर योजना इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से आपके सामने यहाँ पर रखी और इसके लिए आप लोगों के मन में जिस तरह के सवाल थे आपने वो भी किए. मैं उम्मीद करूँगी कि इस तरह के और भी टॉपिक्स को लेकर यहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे तो उनसे भी आप इसी तरह के जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं. ऐसे में जब इस योजना की बात हो रही है, वाइकिंग भानु जी ने बहुत कमाल का इसका जो है वो प्रेजेंटेशन दिया. आई होप आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा. बट एट द सेम टाइम अब मैं मंच पर बुलाने जा रही हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को. आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं चाहूँगी कि महोदय आप मंच पर आएँ और इसी योजना के ऊपर जो है आप और प्रकाश डालें. महोदय के बारे में एक और बात बता दूं कि 10-15 साल से ज़िला कुल्लू से इनका जो संबंध रहा है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के वातावरण को ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. तो एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे CMO सर के लिए. मैं चाहती हूँ कि वे आएँ और इस योजना के ऊपर और प्रकाश डालें. थैंक यू सो मच सर. Well, good evening everyone. सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर भानु जी का जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया. आज ये जो आयुष्मान और हिमकेयर के बारे में जो भी बताया गया, मैं सुन रहा था. कुछ हमारे अपने डॉक्टर्स कोलिग्स की कुछ क्वेरीज थी. आयुष्मान भारत जो है, जो भी हमारा सोशो इकोनॉमिक सेंसस 2011 में जो हुआ है, उसके अंतर्गत जिन लोगों को इसमें एनलिस्ट किया गया जो BPL परिवार से संबंधित थे, जिनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड बना हुआ था, ऐसे लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया. जिनका सोशो इकोनॉमिक सेंसस 2011 के लिस्ट में नाम नहीं है, वेदर दे आर फ्रॉम द BPL और दे आर फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी, उन लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया. इसी के अंतर्गत, क्योंकि बहुत से लोग हमारे ऐसे भी थे जो BPL परिवार में है पर आयुष्मान में 2011 के सोशो इकोनॉमिक सेंसस में उनका नाम नहीं था, ऐसे लोगों को उसमें से उनके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने हिमकेयर योजना जो है उसको शुरू किया. एक बात पूछी गई, क्या इसमें आपका ये अमाउंट आपके लिए सफिशिएंट है? मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा जिला कुल्लू का. हिमकेयर में अभी तक जिला कुल्लू के अंदर 15,509 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, 15,509 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया और इनके ऊपर 10 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए गए. तो
तो 10 करोड़ 24 लाख रुपए जो है वो पेशेंट के पॉकेट से बचा। तो मैं उसी के कड़ी के तहत कहना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर भानु जो है वो अपने आप में हिम केयर और आयुष्मान को बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं भानु हॉस्पिटल और इनके स्टाफ को, डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी पेशेंट हिम केयर और आयुष्मान के साथ आपके हॉस्पिटल में आता है, आप उसको बहुत सहजता से, बहुत शालीनता से उसको अटेंड करते हो और उसको अपनी सेवाएं जो है देते हैं। तो जो हिम केयर की अगर मैं बात कहूँ तो जितने भी हमारे एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं जिला कुल्लू के अंदर, अगर वो इन चीज़ों को अगर अपनाना चाहते हैं तो वो अपना सकते हैं। डॉक्टर भानु ने इसको अपनाया और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने वॉल्वो बस का। इट्स ऑल we say sometime catchy slogan, so similarly he has given a very nice regarding example of the Volvo bus. तो मैं कह रहा था आपसे कि जो हमारा हिम केयर है इसमें 15,509 लोगों को जो अभी तक इलाज किया गया, जिसमें 10 करोड़ 24 लाख रुपए जो हैं अभी तक इसमें व्यय किए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है जिला कुल्लू के लिए। तो लोगों की जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, तो इसी तरह से ये लोगों के लिए जो है ये कार्ड बने हुए हैं और एक कार्ड के अंदर फैमिली के 5 लोगों को कवर किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, मात्र अपना कार्ड अपने साथ लेके जाइएगा, कार्ड को स्वैप कीजिएगा और अपना इलाज जो है वो फ्री में करवाइएगा। इसके साथ जिला कुल्लू के अंदर अभी तक आयुष्मान भारत में 9,869 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। जिला कुल्लू के अंदर अभी तक 9,869 को ट्रीट किया गया और इनके ऊपर 8 करोड़ 55 लाख रुपए जो है अभी तक खर्च किए गए। तो ये जो अमाउंट है करोड़ों में है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस भी हॉस्पिटल में, हमारे एम्पेनल हॉस्पिटल में इसको अपनाया है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ कभी कोई व्यक्ति एक सर्जरी करता था या 2 सर्जरी करते हैं, या हमारे डॉक्टर साहबान कहीं 2 सर्जरी करते हैं, दे आर डूइंग अराउंड 10 सर्जरीज, दे आर डूइंग 15 सर्जरीज, सो दे आर डूइंग इन बल्क। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोफेशनल एथिक्स भी एक अलग चीज़ है। मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। आज इतनी अच्छी CME रखी गई और ये CME गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, जहाँ आयुष्मान और हिम केयर को देखा जाता है। जिला कुल्लू को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम प्राइज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में दिया गया, क्योंकि हम प्रथम रहे आयुष्मान में, हम प्रथम रहे हिम केयर में। तो हमने सबसे जो हमारा 100% जो आयुष्मान कार्ड है वो सिर्फ जिला कुल्लू के अंदर ही बने थे। तो उसी तरह से हमारा हिम केयर कार्ड जो है वो हर साल 1 जनवरी को ओपन होता है और मार्च महीने तक बनता है। तो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, अपना कार्ड बनाएं। इट्स नॉट दैट कि आपके पास कितने रुपए हैं, कितने करोड़ रुपए हैं, कितने लाखों रुपए हैं, हार्डली मेक एनी डिफरेंस, बट द थिंग इज यू शुड गो फॉर अ कार्ड। और ये कार्ड मेडिकल कॉलेज शिमला, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हिमाचल प्रदेश में है उसके अंदर ये चलता है। उसके अलावा PGI चंडीगढ़ में हमारा अलग से काउंटर है, जहाँ उस काउंटर में अगर इस कार्ड को लेके जाएं तो तुरंत पेशेंट्स का वो कार्ड स्वैप करके ट्रीटमेंट जो है वो पूरा फ्री किया जाता है। तो बड़ी अच्छी ये स्कीम हिम केयर और आयुष्मान की डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से एक लाइन लिस्ट के तौर पर भी आपको शेयर किया कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसके अंदर शेयर की जाती हैं, ट्रीट की जाती हैं। तो मैं पुनः डॉक्टर भानु जी आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की स्कीम को आपने अपनाया और आपने इसको और बढ़ावा दिया और आपने इसको बहुत सक्सेसफुल भी बनाया। इसके साथ मैं आपका विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगा। देयर वाज अ पेशेंट, इट्स एथिकल प्रैक्टिस। एक पेशेंट था, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर था,
क्रॉनिक था, ना हिम केयर था, ना आयुष्मान था। बट देन डॉक्टर भानु हैज़ टेकन द लीड। अल्टीमेटली इन्होंने उस व्यक्ति का इलाज बिल्कुल फ्री किया, इन्वेस्टिगेशंस क्या तो बाकी चीज़ें क्या। ये हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में एक एथिकल जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, हम सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, बट एट this junction I am really thankful to Dr. Bhanu, to you that you are जोरदार तालियां होनी चाहिए स्पेशलिस्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आपके साथ Good evening to all of you. I'll be talking about eye surgeries in our setup briefly. So, the first thing comes to our mind in eye is a cataract. It can be simple or complicated, like we have suprahard cataract, hypermature, black cataract, and cataract with non-dilating pupil. We'll start again. The topic of my presentation is just brief overview of eye surgeries in our setup. So the cataract is the first thing which comes to our mind when we talk of eye surgeries. So the cataract cases can be either suprahard, hypermature, black cataract, or cataract with non-dilating pupil, and uveitis and glaucoma can be associated with it many times. So in all types of cataract, complicated cataracts, the surgeries are possible in every type of cataract with little modification in techniques. And for my fellow colleagues from periphery or maybe doing general duties, we must know that there are some myths related to cataract surgery, so which we come across on daily basis. So we should know that I am highlighting some myths and facts, like the delay in surgery is advisable in cataracts till it gets mature, and it's a painful procedure, and cataract surgery causes generalized weakness after the surgery, and it is cured by eye drops. So all these are myths related to cataract surgery, whereas the facts are the timely cataract surgery leads to 90 to 100% recovery from day 1 to day 6 depending upon the grade of cataract, and it's a painless procedure. That is, it can be done under topical eye drops without any injection, provided suitable candidate is there, and it causes almost no weakness, and the surgery is the only treatment. No eye drops can lead to curing of the cataract. So this patient of mine had combination of hard cataract, non-dilating pupil, and kyphosis also. So we took up this patient for surgery with iris hooks, and this is intraoperative picture, and the other slide shows the intraocular lens implantation. You can see some white thing from top. That is the injector which injects the foldable IOL inside the eye. So this is immediate post-op picture of the patient, shows the clear cornea, and so is the vision after surgery. And this is another patient who had corneal opacity and non-dilating pupil. So we have put the iris hooks. The bluish thing is the iris hook by which we dilate the pupil and we perform the surgery. In this, the IOL is also seen inside it. If you can see some reflections. So the other thing is, very common thing is pterygium. This is like seen in varying grades, like mild, moderate, and severe. And this is an abnormal fleshy mass growing onto the cornea, and it affects the vision if it is very large, like in next slide. These are varying grades of pterygium. If you can see the reddish mass coming over to the cornea, so that this right bottom picture shows around the patient had 2/60 vision, that is finger counting till 2 meters only, because of this mass only. So it can cause such a decrease in vision, but it improves immediately after the surgery. So as you can see, these are post-operative photographs of the same patient which I had shown in the previous slide, and the right bottom patient had both eyes operated. Upper picture shows only one eye,
and the bottom one shows the left eye also operated at a later date. And sometimes we get a picture like this, biheaded pterygium from both sides, but we have to change the techniques in every patient. Like in this patient, we didn't have enough of conjunctiva for transplantation, so we have done amniotic membrane transplantation in this, and you can see the day 10 post-op picture, quite good. And another thing which is very common, like ocular trauma. The cases of ocular trauma has increased because of industrialization, and also the frequency is increasing during festive seasons like Holi and Diwali. And the visual recovery in ocular trauma depends upon the mode of injury and timely operation. So here again the common notion is eye trauma is mostly blinding, but timely treatment can save maximum vision. And there are occasions where patient being referred for primary repair of trauma to far away tertiary care centers. But these primary repair can be done at the nearest eye center, so that we can regain the maximum vision. And for further operations, like secondary operations can be taken up at a later date, like retina is detached or some retained foreign bodies there, that can be done at a higher center. But primary repair should always be done in a nearest eye center, so that the collateral damage is saved. So if the timely treatment of ocular trauma is done, almost 70 to 90% vision can be regained. So, and if you want to see, this is a patient who had a lid laceration in the right eye, and it was repaired with 3 layers. And this is another case of eye trauma. Again, lid laceration with canalicular injury. We have done the repair, and it has approximated very well. This is a very recent, last week's patient of mine who had injury while working with stone crusher. As the velocity of the object was high, and so was the damage. He had corneal perforation with iris prolapse and lens dislocation and vitreous prolapse. So what I did is I immediately repaired the cornea, as you can see in this picture, and for further surgeries he was referred to VR surgeon at the nearest center. And this is again one of my patients who had very severe corneal trauma. As you can see in this left picture, there are a lot of sutures from 3 o'clock to 9 o'clock hours. But the patient is happy, and he regained almost 6/12 vision after such a severe trauma. And sometimes patient is not that lucky, and they get mutilating eye injuries. Nothing much can be done to save the vision, but still we can do some repair work, and we can save the globe of the patient for future prosthetic purpose. So this we did. And this is again one more patient who had mutilating eye injury in a blind eye, plus infection was also there. So we have done 4 petal evisceration with this PMMA implant. Prosthetic implant was put so that the shape of globe is maintained, and a conformer is put on it. At a later date, he can be taken up for prosthetic ocular prosthesis. So these are some of the old patients who had trauma at some point or the other time, but they had disfigured and shrunken eyes. But we still have some hope for these, not visual prognosis wise, but only for cosmetic purpose, in the form of custom made prostheses. As you can see, these custom made prostheses, they look very good, and you will not be able to differentiate the normal and the other eye, prosthetic eye. So, and there is another patient, this is a young girl who had a non-seeing eye, this left eye. There was a cataract, but optic neuropathy was there. So cataract surgery could not be taken up, and we can just just cover her pupil with a prosthetic contact lens. So that will suffice. So it gives a very good cosmetic appearance. And this is one of my slides which shows a rare case of ocular surface squamous neoplasia. We did excision of this with 4 mm of normal conjunctiva surrounding. So we had a large defect. So we have used again amniotic membrane
transplantation in this, and the left eye shows, right picture shows the post-operative picture from day 1. And this is last but not the least, this is again a toric IOL implantation. This surgery is done if you have high astigmatism, like high cylindrical number, -3, 3.5, and plus cataract is there. So we try to correct that, we try to integrate that cylinder into the intraocular lens at the time of cataract surgery. So we decide the power of the IOL and make the axis from where we have to put the this thing, where the axis of lens is decided, and then the IOL is put. So this is called toric intraocular lens implantation. So this is all about my presentation. I have made it very short so that it should not be too boring for all other people. So thank you for patient listening. Hope it was sound. If there are any queries, I would be happy to answer related to eye or तो एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करूँगी कि अगर किसी भी तरह का सवाल जो है इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं. Any questions? Sir, any questions? No questions? Are you sure? Okay. तो thank you so much. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर भानु जी के लिए. और देखिए, ऐसी तरह जब मैं इस तरह की प्रेजेंटेशन देखती हूँ तो मेरे जहन में एक ही बात आती है, मतलब एवरीथिंग इज रिपेयरेबल. अगर मैं डॉक्टर वाइकिंग भानु जी की लैंग्वेज में कहूँ तो दूध लाए हो ना तो उसे आज ही उबालो, कल उबालोगे तो फट जाएगा. तो जी, तो इस तरह से बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन जो है हमारे साथ में यहाँ पे कुसुम भानु जी ने रखी. और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेकर आपके सामने आ रही है, उससे पहले मैं थोड़ी सी उसकी भूमिका आपके सामने जो है वो बांधना चाहूँगी. जहाँ बात आती है दूरबीन विधि की, लेप्रोस्कोपी की, तो अभी भी आम जनमानस में एजुकेशन की बहुत कमी है इस चीज़ को लेके. जन जागरण की अगर मैं बात करूं तो लोग बहुत कम जानते हैं लेप्रोस्कोपी के बारे में. लोगों को जहन में रहता है कि पता नहीं ये कैसे होता है. ट्रेडिशनल वेज को हमेशा से जो है वो ज़्यादा तवज्जो देना, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है. नई चीज़ों को अपनाने में हमेशा इंसान घबराता है. बट भानु हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर जो है लेप्रोस्कोपी बहुत ही लार्ज नंबर पर लोगों को जो है मोटिवेट करते हुए, उन्हें एजुकेट करते हुए की जाती है. ऐसे में मैं हमारे लेप्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाइकिंग भानु जी को मंच पर एक बार दोबारा बुलाना चाहती हूँ ताकि वो इस दूरबीन विधि पर जो है अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखें. तो एक बार फिर से आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर वाइकिंग भानु जी. Good evening again. I'm on the stage again. I'll be talking about laparoscopic surgery, the current status, future perspectives of laparoscopic surgery in Kullu as such, not Mandi. Actually, Mandi is far behind than Kullu in laparoscopy. Current status of laparoscopic surgery, most of the centers in Kullu are doing laparoscopic cholecystectomy. Most are doing laparoscopic appendectomy also. A few centers are doing lap gynae surgeries, and a very few centers are doing complicated laparoscopic surgery. And again, a very few centers are doing endourology. This is the current status. What is laparoscopy? A few holes in the abdominal wall with a camera to sneak in and a few thin instruments to operate inside. That's laparoscopy. The advantages, lots of advantages. Minimal trauma to the abdominal wall. As you all know, parietes are the most painful. Viscera, you cut and throw around with the viscera will not pain. Almost a three-dimensional view of the peritoneal cavity. Less time taken for surgery. In the last presentation I told, it's actually very less time taken for a surgery to be completed. Early return of the functions of the visceral organs as the viscera is not exposed to the environment. Faster recovery, early return to work, early initiation of chemo or radiotherapy if required, and it is actually very, very economical. Economical how? The cost of laparoscopic surgery or open surgery is almost same. Only a difference of maybe a few thousand rupees. But the main thing comes in this is, in a traditional open surgery, the recovery time is around 3 to 4 months before the patient can pick up 20-40 kg weight. In laparoscopic surgery, the same thing comes back in around a week. So
if the person can come back to work early, that means he is not losing his working time and he earns over it. That means that's again a plus point. The organ tissues that can be dealt with laparoscopy: the gut, liver, spleen, diaphragm, reproductive system, parietal and visceral hernias. And these endoscopic procedures can be done for treatment of almost every organ, be it varicose veins, thyroid, breast, lungs, heart and the brain also. The golden statements in laparoscopy: laparoscopy is the best surgical technique provided it is performed in the best hands. You don't need a Don Quixote running around with a sword. It's the man behind the machine that really matters. Else, laparoscopy can at times be devastating, and it is actually devastating if it is done by bad hands. Please choose your surgeon carefully. Coming to gallbladder, even the worst of the gallstones can be better dealt with laparoscopy. Empyema gallbladders, varices, choledoduodenal fistulas, and even a CBD injury. A patient's CBD injury goes unnoticed. It can be repaired intraoperatively only if you know how to repair it. And every surgeon doing laparoscopic surgery should know how to repair a CBD. Otherwise, it's like he should not be given that license to operate alone. The advantages in this scenario: it's a complete surgery. The myth is पित्त की थैली रह जाती है, पथरी रह जाती है, कुछ रह जाता है. It is not like that. ओपन सर्जरी में थिंग्स कैन भी रह जाती है, बट इन लैप्रोस्कोपी नथिंग कैन भी रह जाती है, बिकॉज वी हैव अ 3-dimensional व्यू इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी. देयर इज नो कोलैटरल डैमेज बिकॉज इट इज थिंग्स आर डन अंडर डायरेक्ट विजन, अंडर विद very high level of precision. There is no wound sepsis. Even in case of burst abdominal abscesses, burst appendix, the wounds are never infected. In an open surgery, wounds are 101% infected. A very early recovery and minimal scarring, of course. That actually really doesn't matter in India, but in the Western world, this scar does matter. This is how a gallbladder looks like. Such a nice view of gallbladder by a laparoscope. How can anybody injure anything inside it? Nice view of the liver, the gallbladder. That's a simple gallbladder. It takes around 7 to 8 minutes for the surgery to complete. This is a demonstration video. This is high definition lab set at our center. The appendix, the second most common surgery being done is on appendix. Even the worst of appendicitis can be better dealt laparoscopically. And believe it, it can be dealt better with laparoscopically. Appendicular lumps, appendicular perforations, retrocecal appendix, these are all dealt with laparoscopically. The advantages are the same. No wound sepsis. That's the most interesting point in it. No wound sepsis. This is how an appendix looks like in laparoscopy. You can change the camera to the right, to the left. You can change the camera in place of that instrument that is coming from the right. You can change the camera to the place of instrument that's coming from the left, and you have a very nice view. The cecum is clear. The base of appendix can never be missed. Hydrated disease of the liver. Even the worst of the hydrated cyst can be better dealt with laparoscopy. Large hydrated cyst, 15 to 20 centimeters, multiple cysts with cystobiliary communication, infected ones, and the advantages, as you all know. Gastrojejunostomy, bypassing the duodenum in case of benign or malignant diseases. Laparoscopic gastrojejunostomy is the best. Patient return to work around 5 to 7 days. If you give a scar, big scar to a cancer patient, you have made his life more worst. Go for a laparoscopy, patient will be back in 2 to 5 days. He'll live a better life post-operatively. The remaining life he has, it will be very, very nice for him. Advantage is same, fast recovery, no collateral damage. The no collateral damage is very important. Actually, there is no collateral damage. Everybody feels laparoscopy has collateral damage. If you swing the instrument inside, obviously there will be collateral damages. But in this, if you have an experienced surgeon, a good surgeon, collateral damage is zero. Ectopic pregnancies, again a gynecologist's nightmare. Even the worst of ectopic pregnancy can be dealt with laparoscopy. Patient in shock can be taken for laparoscopic surgery. Pelvic adhesions can be taken. Fallopian tube preservation can be done if required. Patient in shock, generally it is anesthetist says, अरे shock में नहीं open करो जल्दी हो जाएगा.
please talk to your anesthetist. Well, laparoscopy is much faster. Our Dr. Vikas Goswami, our anesthetist, we have done with 2 to 3 liters of blood loss laparoscopically, and there is no requirement of blood transfusion in these patients. Actually, blood is not required at all. If I count in last 5 years, we have done blood transfusion in only 2 patients. So there is no need of blood these days. And if your surgeon is asking for blood, please change your surgeon. The advantages in this scenario are the same. And in young patients, we can check the patency of the other tube also. This is how an ectopic pregnancy looks like. A patient from Rampur came to us. Salpingectomy was done a year back. Traveled from Rampur. We gave her what she wanted. She wanted the remaining tube to be preserved. We preserved her tube, but again a consent was taken that ectopic pregnancy will happen again. That's the baby, right guy in the wrong place. You can see the heartbeat. Heart is outside. In the breathing, you must all have read. The beating heart. That's how an ectopic pregnancy looks like. This we did on 16 June 2020. And lo, the baby is gone. This video we have uploaded on our YouTube channel, and it has 30,000 plus views in it. Now it's gone international. Some international people are also commenting on it. Laparoscopy excision of a dermoid cyst, oophorectomy, simple cystectomies can be done. It's very easy. Patient has a very, very nice recovery. The idea is just go inside, deflate. Video is not playing, sorry. Just deflate the cyst and pull it out. This is the cyst, giant cyst. We entered, opened it, aspirated it, deflate, and that's deflation. It was around 25 centimeter long cyst reaching the ZP sternum, and that's the dead serpent. Just pull it out from a 10 millimeter hole. This again we have inflated it from the puncture hole side and sutured it to give a look. This big was the cyst. You can see the hands of the surgeon over here. Surgeries on the uterus, total laparoscopic hysterectomy. That's the best surgery a female can have if she wants to her uterus removed for any illness, even for malignancies. The return to work is around 3 to 4 days only. Actually, it is 3 to 4 days. In routine surgery, patient can't get up from bed by herself for at least a month. Laparoscopic myomectomy is again a very nice procedure, done very easily, but somehow it is not there in Hemcare and Ayushman card, and we are hoping it will soon come. It is laparoscopic removal of the uterine fibroid. Even the biggest of the fibroids are better taken out laparoscopically, and the blood loss, 0. This is how diagnostic pelvic laparoscopy can be done. We went inside, we found a tubo-ovarian mass. The uterus is looking like a jewel. This is the honeycomb pattern, maybe tuberculosis. It can be endometriosis, but actually we didn't find any endometriosis. This surgery we did on 17 September. It's a recent surgery, and we are awaiting histopathology. Patient went back home on the 3rd day. Laparoscopic myomectomy, the procedure of choice. Gynecologist nightmare again. Arrange for blood, arrange for blood. As you can see in laparoscopy, no blood is required. There is no blood. Such a dry surgery. That's a big fibroid with a big uterus inside. It's around a 15 centimeter fibroid. The fibroid is taken. This is 2x speed, please. I'm not that fast. It's like Edward Scissorhand operating on it. The fibroid is out. The fibroid is taken out by a morcellator. It's simply sucked out in pieces, and this is laparoscopic suturing being done. If you can handle sutures with a laparoscope, you can do virtually anything with a laparoscope. If you can't do suturing with a laparoscope, please don't go ahead with laparoscopy. If you are alone, if you are an assistant professor or professor behind you, please go ahead. Combination procedure, that's again an interesting thing. Laparoscopy offers a variety of combo procedures on organs in different quadrants of the abdomen. A gallbladder with an appendix, gallbladder with a uterus, appendix with a uterus, hydrated with appendix. That can never be accomplished in an open surgery. Laparoscopy, just turn the camera, put one hole in, new hole, and you can take out 2 diseased organs altogether.
dictum of the surgery, before any abdominal surgery, always put a laparoscope in before proceeding any further. Avoid खोला देखा बंद करेगा, KDBK, that used to be earlier, sir must be knowing, खोला देखा बंद करा, अंदर कुछ नहीं मिला. Diagnostic laparoscopy should be a starter in any abdominal procedure. Like that uterus I showed you, if we had opened the surgery, we would be stuck and the patient would be cursing us, what have you done to me? There is no term like exploratory laparotomy in the era of laparoscopy. Exploratory laparotomy used to be done around 15 years back, being done in Kullu these days also. And now the surgeons are coming up how to do. I am trying to teach the surgeons in Kullu, the youngsters, and they are very interested in it. This exploratory laparotomy is replaced by diagnostic laparoscopy and proceed. Even in the case of intestinal obstruction, intestinal obstruction was considered an absolute contraindication for laparoscopy, but it is not. In expert hands, intestinal obstructions are dealt with laparoscopy, and I have been doing it for last 10 years. After passing out from FMC, I did a case on this, and I was famous in FMC कि हमारे young pass outs ये सब कर सकते हैं, and my name was everywhere. Future of laparoscopy in Kullu, it is an excellent near future. Paradigms are changing. I have seen young surgeons and gynecologists hungry to learn proper techniques of laparoscopy. Even the already practicing surgeons and gynecologists are willing to upgrade their skills. Now everyone has understood, upgrade or perish. A mobile will start hanging if you do not upgrade its software. The vision of Team Bhanu Hospital, bring the latest and the best laparoscopic and eye surgery to the masses, and that too under a HIMCare or Ayushman Bharat health card. As CMO sir had told, we have done more than 350 cases of laparoscopy under this HIMCare and Ayushman card. We have a significant amount of contribution. The main contribution is from the government hospital, of course. They have the volume. Our vision is to give affordable health care. Again, the cards are at our help. And training of surgeon and gynecologists in the art and craft of laparoscopy. And this is our vision. Dr. Anu, you can see this. Hands-on basic laparoscopy training and opening for the budding surgeons and gynecologists to start their maiden voyage in the fascinating field of laparoscopy. And the young MOs who are planning to be surgeons being gynecologists, ENT surgeons. There's two fields in medicine, surgery or medicine. Anybody planning for surgery, please start thinking of upgrading now. Go for the best. One day you will have a Tesla with you. Thank you, sir. जोरदार तालियों पर इस अमेजिंग प्रेजेंटेशन के लिए, और इसके बाद एक बार फिर से आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल आप जो है वाइकिंग भानु जी से करना चाहते हैं तो आपके पास माइक्रोफोन जो है वो दिया जाएगा. आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड या फिर अभी तक इस पूरी प्रेजेंटेशन मीटअप्स हैं, तो यहाँ पर आपको मौका मिला है अपने सीनियर से, अपने फेलो डॉक्टर्स से इस तरह की चीज़ों के बारे में सवाल करने का. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जिज्ञासा रखेंगे कुछ पूछने की. एनी क्वेश्चंस? Laparoscopy is the future. फ्यूचर के बारे में सवाल पूछना बनता है. And if you are not asking anything, you are not looking towards the future. हम तो टेस्ला को देख रहे हैं. आप डीजल ही चलाओगे क्या? बिजली वाली भी आ गई है. Nobody? Any questions? I guess सर ये भी रीजन हो सकता है कि कोई डाउट ही आपने नहीं छोड़ा हो. Thank you, ma'am. क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो भी तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार. Thank you so much, Dr. Vaidhi Bhanu, and as usual for my impressive presentation as usual. आइए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. और वाकई यहाँ पर भानु हॉस्पिटल ने जिस तरह से अपना विजन आप लोगों के सामने क्लियर किया, और फ्यूचर में जो टेक्निक्स के आपके जो है वो ज्ञान आपने अर्जित किया होगा, ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पर हुई. तो आइए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, या फिर कहूँ कि अंतिम पड़ाव की ओर इसे लेकर जाते हैं. किसी भी कार्यक्रम में जो है जितने भी लोग आते हैं उनका कुछ देर के लिए ही सही पर आपस में एक कनेक्शन बन जाता है, एक याद बन जाती है, एक मेमोरी बन जाती है, और इसी मेमोरी को एक स्मृति चिन्ह के रूप में संजोकर हम आपको देना चाहते हैं. तो मैं अपनी टीम से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो है स्मृति चिन्हों के साथ बिल्कुल तैयार हो जाइए. और जब यहाँ पर स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हों, जब यहाँ पे सम्मान समारोह होगा, तो तालियों की कंजूसी नहीं होनी चाहिए. वैसे मुझे लग रहा है सर, क्या मेडिकल फील्ड में तालियों की कंजूसी होती है? फिर आप तालियां नहीं बजा रहे हैं. जोरदार तालियां चंद्र शर्मा जी के लिए. सर
प्लीज हम चाहते हैं कि आप मंच पर आएं और डॉक्टर वाइकिंग भानु आपको स्मृति चिन्ह के साथ आज जोरदार तालियां। क्या बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज ये सम्मान जो है भानु हॉस्पिटल की ओर से यहाँ पर स्वीकार किया, इसके तहे दिल से आपका शुक्रिया सर। रिक्वेस्ट करूँगी सीएमओ सर से कि आप जो है वो मंच पर ही रहें। जी सर। तो आइए इसके बाद अगले सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर ओमपाल जी को, और तो सर्जन और एक्स सीएमओ कुल्लू। जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर ओमपाल जी के लिए। और उन्हें जी, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे सीएमओ साहब से कि आप जो है इन्हें ये सम्मान प्रदान करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। और साथ ही इस मेमोरेबल मोमेंटो के साथ एक मेमोरेबल छायाचित्र भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच सीएमओ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंच पर हमें इतना वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर कुसुम भानु जी आप भी जो है वाइकिंग भानु जी को यहाँ पर ज्वाइन करें। आइए तो अगले हमारे डॉक्टर साहब को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच। डॉक्टर रोशन लाल जी, रिनाउंड सर्जन, सीनियर डॉक्टर, जोरदार तालियां। महोदय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आग्रह करूंगी कुसुम भानु जी से कि आप ये सम्मान जो है इन्हें प्रदान करें। जोरदार तालियां। और छायाचित्र के साथ हमेशा के लिए आज के इस सीएमई की यादें अपने साथ आप ले जाएं। अब जोरदार तालियां मैं चाहूंगी डॉक्टर एल.के. सिंह जी के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। क्या बात है। और मैं चाहूंगी वाइकिंग भानु। Sir is a psychiatrist, sir is a gynecologist, sir is everything. क्या बात है। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और और यहाँ पर कोई लेप्रोस्कोप नहीं थी, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, कोई प्रोसीजर नहीं था। सैलरी मेरी 750 रुपये थी, तो इसलिए मैं खरीद नहीं सकता। तो मगर सोच रहा था बैंक से लोन लेके खरीदूं, मैं तभी बाहर निकलने का चक्कर बन गया। हाँ, तो वहाँ जाके साइकियाट्री कर ली। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और वाकई सर ऑलराउंडर है, क्या कमाल की हंसाने की कला भी सर के पास है। तो जोरदार तालियां एक बार महोदय के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे डॉक्टर साहब को मैं मंच पर जो है आमंत्रित करने जा रही हूँ। डॉक्टर पी.एल. ठाकुर जी, रिनाउंड सर्जन। जोरदार तालियां मैं चाहूँगी हमारे डॉक्टर पी.एल. ठाकुर जी के लिए। आप प्राप्त करें और एक छायाचित्र के साथ आज की यादें अपने साथ संजोएं। जोरदार तालियां। What an energetic personality. जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में जिन्हें बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर महेश कपूर, ENT सर्जन। जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। हम चाहते हैं कि आप भी मंच पर आएं और डॉक्टर वाइकिंग भानु जी आपको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, आपका धन्यवाद करें हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर फोटोज तो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए स्मृति चिन्ह और ये छायाचित्र आपके साथ हमेशा रहेगा इस मीटअप का। क्या बात है। फिर से मुझे तालियों में कमी लग रही है। क्या बात है। मतलब अगर मैं कहूँगी तो ही आप तालियां बजाएंगे, ऐसा हो गया है। चलिए तो आइए अब अगले हमारे डॉक्टर साहब को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और ये डॉक्टर जो है ये कपल के रूप में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक कपूर जी और डॉक्टर नीरू कपूर जी, आप दोनों को एक साथ में मंच पर आना चाहती हूँ। वेरी फेमस पीडियाट्रिशियन। जी हाँ, लोगों की पहली पसंद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर कुसुम जी और वाइकिंग जी दोनों इन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां। दो डायनामिक कपल एक साथ स्टेज पर, जोरदार तालियां तो बनती है। व्हाट अ ग्रेस। थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां। थैंक फॉर योर बेस्ट विशेस। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर भरत भूषण भारद्वाज जी को, MOIC RH कुल्लू। आपकी जोरदार तारीफ के लिए चाहूँगी कि महोदय आप भी मंच पर आएँ और डॉक्टर वाइकिंग भानु जी से आग्रह करूँगी कि स्मृति चिन्ह देकर
धर्मपाल जी को। जी हाँ, हिमकेयर और आयुष्मान भारत के हमारे नोडल ऑफिसर हैं ये। जोरदार तालियां हमारी योजना की। मैं कहूँ कि एक मीडिएटर की तरह अगर ये योजनाओं के बीच और डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स के बीच, डॉक्टर्स के बीच ये मीडियम का काम करते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे सिटी चॉइस के ओनर मोहित जी की। मोहित जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्दी से मंच पर आ जाए। सिटी चॉइस के अरेंजमेंट की अगर बात करें तो शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कमाल का अरेंजमेंट है। पर एट द सेम टाइम इतने एनर्जेटिक यहाँ के ओनर खुद हैं कि मैं खुद देखकर हैरान रह गई। और इनका समर्थन और इनका प्यार जो है भानु हॉस्पिटल के साथ काफ़ी पहले से बना हुआ है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मोहित जी के साथ। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अ वेरी प्रोफेशनल टीम, अ वेरी प्रोफेशनल स्टाफ उन्हें हैंडल करना। और एट द सेम टाइम सर, जैसा कि मैंने कहा कि ओनर्स में इतनी एनर्जी पहली बार देखी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वाइकिंग भानु जी एंड कुसुम भानु जी, आप अपना स्थान दे सकते हैं। That was really great. मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ ही लोगों ने मेरी बात सुनी है और तालियां नहीं बजा रहे हैं आप। अब तो देखिए, आगाज भी हो गया, खात्मे पर ये कार्यक्रम आ गया है, समापन का टाइम आ गया है। अगर अभी भी आपने तालियां नहीं बजाई तो कैसे चलेगा? अच्छा, मैं अपने साथ क्या लेके जाऊंगी कि मेडिकल स्ट्रीम के लोग कितनी मतलब हौसला अफजाई किसी की करते हैं। एक बार मुझे डेमो दे दीजिए आप जोरदार तालियों से। और इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल सीएमओ महोदय का कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। आप हमारे जी Last 10 seconds. Hi, surgeon. Wait.